मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग व्याकरण के इस भाग में पढ़ेंगे क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण के कौन कौन से शब्द आते हैं और किस प्रकार से वाक्यों में इसका प्रयोग होता है, और वाक्य में आने के बाद हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्रिया विशेषण के शब्द हैं। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा जानेंगे कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। ये समझने के बाद क्रिया विशेषण को समझने में आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अविकारी शब्द। तो बच्चों, शब्द भेद आप लोगों ने सुना होगा। जितने भी हिंदी के शब्द हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम शब्द भेद कहते हैं। इसको आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बारे में आप ठीक से जानते हैं। वही चीज़ यहाँ पर शब्द भेद के रूप में हम जानेंगे, जिसके कि 8 प्रकार हैं। और वे 8 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए पहले देखते हैं कि उन 8 प्रकार में से कौन कौन से आते हैं और कैसे हम उनको पहचानेंगे। तो उन 8 भेदों में से पहला 4 है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 8 में से पहला 4 निकला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये जो 4 हैं उनको हम बोलते हैं विकारी शब्द। विकारी, अ हटा देंगे, यह अ उपसर्ग लगा हुआ है, इसको हटा देंगे तो बनेगा ये विकारी शब्द। तो पहले 4 को हम बोलते हैं विकारी शब्द। उसके बाद का जो अगला है 4, उसको हम बोलते हैं अविकारी शब्द, जिसमें कि आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इन 4 को हम बोलते हैं अविकारी शब्द। तो थोड़ा सा हम पहले समझ लेंगे कि विकारी और अविकारी, इसका अपना अर्थ क्या है। विकारी किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं। इसको जानने के बाद आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि उन 4 को हम विकारी क्यों बोले और अगले 4 को अविकारी क्यों कहते हैं। पहला जो 4 है विकारी, जिसमें कि हमने जाना कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया आती है। तो विकारी का अर्थ होता है जिसके अर्थ में, जिसके शब्दों में परिवर्तन होता हो, जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता हो, उसको हम बोलते हैं विकारी शब्द। उदाहरण के लिए जैसे मैं बता रही हूँ कि पहला है संज्ञा। तो संज्ञा के जो शब्द हैं, जब उनको हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिखने में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे लड़का, अगर बहुत सारे हैं तो हम बोलते हैं लड़के, लड़कों को बुलाओ, इस प्रकार से। तो इसमें परिवर्तन हुआ, इसीलिए इसको हम बोलते हैं विकारी शब्द। तो इसका जो है संज्ञा में भी परिवर्तन होता है, सर्वनाम में भी। सर्वनाम में जैसे तुम, तुम का हो जाता है आप, तुम लोग, आप लोग, इस प्रकार से। अगला है विशेषण। विशेषण में भी परिवर्तन होता है। जैसे अच्छा है तो अच्छी है, लड़का बहुत अच्छा है, लड़की के हम उदाहरण में देखेंगे कि लड़कियां बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह से विकारी हुआ, यानी कि उसके शब्द के रूप में परिवर्तन हो रहा है। क्रिया में भी उसी प्रकार से परिवर्तन होता है, लिंग और वचन के अनुसार। जैसे जाता है तो जाती है हो जाएगा, जाते हैं हो जाता है। तो इस प्रकार से उनको हम इसीलिए विकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि उनके शब्द के रूपों में परिवर्तन होता है। अब आज हमें जो पढ़ना है वो है अविकारी शब्द। तो अब अगला जो 4 हम लोग देखेंगे, जिसका कि पहला है क्रिया विशेषण, तो इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं अविकारी शब्द। तो बच्चों, मुझे लगता है कि अविकारी और विकारी में क्या अंतर है, किस प्रकार से आप जानेंगे, और कौन कौन सा शब्द विकारी का है, कौन कौन सा अविकारी का है, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अविकारी का पहला भेद, क्रिया विशेषण। जो कि तो क्रिया विशेषण को हम जानने से पहले, समझने से पहले, हम थोड़ा सा जान लेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है, यानी कि हम क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, किस बात को लेकर के हम उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो वैसे शब्द जो क्रिया के बारे में बताए, क्रिया की विशेषता बतलाए, उन्हीं को हम क्रिया विशेषण के शब्द कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। कब, कहाँ, कैसे और कितनी हो रही है, यानी कि
उपयुक्त वाक्यों में, अब यहाँ जो वाक्य है इसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। रंगीन छपे शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, अर्थात ये बता रहे हैं कि क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है, क्रिया के बारे में आप लोग ठीक से जानते हैं कि क्रिया ने कोई भी काम होना उसको हम क्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पर है कि इन वाक्य, जितने भी यहाँ वाक्य दिए गए हैं, इनमें जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं कब, कहाँ और कैसे तथा कितनी हो रही है, इसके बारे में जिन शब्दों से हमें पता चलता है उन्हीं को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब चलिए अब हम इन वाक्यों को देखते हैं कि किस प्रकार से क्रिया विशेषण यहाँ पर हमें पता चलेगा। नलिन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। उसकी बस जल्दी आने वाली थी। बस थोड़ा दूर रुकती थी। वह थोड़ी देर में बस स्टॉप पर पहुंच गया। अब आइए हम देखते हैं कि वाक्य में इसका जो प्रयोग हुआ है उसमें से हम कैसे पहचानेंगे और किस तरह से हम जानेंगे। पहला है, यहाँ देखिए, नलिन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो इसमें हम प्रश्न लगाएंगे कब। तो कब लगाने से उत्तर आता है प्रतिदिन, यानी कि ये क्रिया विशेषण हो गया। जाता है, कहाँ जा रहा है, तो विद्यालय जा रहा है। अब विद्यालय तो जा रहा है लेकिन कब जा रहा है, तो प्रतिदिन जा रहा है। उसी तरह से अगला वाक्य है, वह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। यहाँ पर प्रश्न लगाएंगे हम, कैसे तैयार हो रहा था, तो उत्तर आएगा जल्दी जल्दी। उसी प्रकार से तीसरे वाक्य में बस कब आने वाली थी, तो यहाँ पर उत्तर मिलता है जल्दी आने वाली थी। अगला है वाक्य, बस थोड़ा दूर रुकती थी। बस कहाँ रुकती थी, तो थोड़ा पहले, यानी कि जहाँ पर इसका घर था उसे थोड़ी दूरी पर बस रुकती थी। उसके बाद अगला है, नलिन कितनी देर में स्टॉप पर पहुंचा, उत्तर होगा थोड़ी देर में। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर वाक्य हैं उनमें हम कब, कहाँ, कैसे और कितनी, इन प्रश्नों को लगा करके जब हम प्रश्न पूछते हैं तब इसका उत्तर हमें कहीं ना कहीं हर वाक्य में मिल जाता है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता, क्रिया कब हो रही है इसका उत्तर यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर हो रही है उसका उत्तर भी मिल रहा है, कैसे हो रही है इसका भी उत्तर मिल रहा है, और कितनी हो रही है इसका भी उत्तर मिल रहा है। इसलिए हम ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, क्रिया विशेषण के भी भेद हैं। क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो भेद है उसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। क्रिया विशेषण में पहला भेद होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो काल का मतलब ही आप समझते हैं कि काल का मतलब व्याकरण की भाषा में काल का अर्थ होता है समय के बारे में, यानी कि जो काम हो रहा है वह किस काल में हो रहा है, यानी कि भूतकाल में हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है कि भविष्यत काल में हो रहा है। कोई भी काम, कोई भी घटना ये तीन काल के अंतर्गत ही होती है, या तो भूतकाल में हो चुकी होती है, वर्तमान काल में चल रही होती है, या भविष्यत काल में होने वाली होती है। तो इसलिए पहला क्रिया विशेषण का पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक, यानी कि यहाँ पर हमें पता चलेगा किस जगह क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है वह कौन सी जगह में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ ही होता है कि वह मात्रा बतला रहा है, तो यहाँ पर परिमाण के बारे में हमें पता चलेगा। उसके बाद अगला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति अनुसार, यानी कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, यहाँ पर हम जानेंगे। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं कि कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, इन चारों प्रकार के क्रिया विशेषण में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से वे क्रिया की विशेषताएं बतलाते हैं। तो पहला हम लोग शुरू करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण को जानने से पहले हम यहाँ पर फिर से इसकी परिभाषा, इसके शब्दों को जान लेंगे, तो हमें इन दिए हुए उदाहरण को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा है कालवाचक क्रिया विशेषण की, जो शब्द क्रिया के होने के काल, काल यानी समय का बोध कराते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि वैसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि क्रिया का समय क्या है, उसी को हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर कालवाचक जितने भी क्रिया विशेषण हैं उसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है यहाँ दिया गया है। जैसे कभी कभी, हमेशा, अभी, पहले, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर, आज आदि। यानी कि जिनसे, वैसे शब्द जिनसे
किसी न किसी काल के बारे में पता चलता है, उसी को हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर हम प्रश्न करेंगे, यानी कि कालवाचक है कि नहीं है, उसमें हम जब कब लगा के प्रश्न करेंगे, अगर हमारा उत्तर सही सही मिल जाता है तो निश्चय ही वे जो शब्द हैं और वैसा जो वाक्य है वह कालवाचक क्रिया विशेषण का शब्द भी है, और उस प्रकार के वाक्य को कालवाचक क्रिया विशेषण के वाक्य हम कहते हैं। अब देखिए, अब हम उदाहरण देखेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रभा प्रतिदिन पढ़ती है। कुणाल बाजार से अभी लौटा है। प्रियंका सदा मुस्कुराती रहती है। क्या तुम कल लौटोगे? तो इन चारों वाक्यों में जब हम कब लगा के प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर सही मिलेगा। जैसे प्रभा प्रतिदिन पढ़ती है, प्रभा कब पढ़ती है, उत्तर आएगा प्रतिदिन। कुणाल कब लौटा, उत्तर आएगा अभी लौटा है। प्रियंका कब मुस्कुराती है, सदा, यानी हमेशा मुस्कुराती रहती है। कोई कहीं जा रहा है तो हम पूछते हैं तुम कब लौटोगे, तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है कल लौटोगे। क्या तुम कल लौटोगे, तो यहाँ भी उत्तर आएगा हाँ या ना में, कि हाँ मैं कल लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। तो इस तरह के जितने भी वाक्य हैं आप लोगों ने अभी देखा, ये सब के सब कालवाचक क्रिया विशेषण की तरफ हमें इशारा करते हैं। हमें पता चलता है कि ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं और इनका प्रयोग इसी प्रकार के वाक्यों में किया गया है जिनसे किसी न किसी काल के बारे में पता चलता है। अब देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कब हुई, यानी कि क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं। बोध माने ज्ञान करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ठीक से कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में समझ गए होंगे। इसमें आपको किसी प्रकार की अब कठिनाई नहीं होगी। किसी भी वाक्य में आप जब इनको देखेंगे तो आप जरूर पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ठीक इसको भी हम जानने से पहले इसकी परिभाषा देख लेंगे कि परिभाषा क्या है, इसमें कैसे कैसे कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या लगा करके हम प्रश्न करेंगे, तो हमारा उत्तर सही सही मिल जाएगा। अब यहाँ पर है, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। होने के स्थान का मतलब क्रिया कहाँ पर हो रही है, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो वैसे शब्दों का प्रयोग जहाँ पर कि हमको क्या लगा के कहाँ लगा करके प्रश्न करने पर ये पता चलता है कि क्रिया कहाँ हो रही है, उसी प्रकार के शब्दों को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो देखते हैं, चलिए। जैसे दाएं, बाएं, इधर, उधर, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, पास, दूर आदि। तो इस प्रकार के जितने यहाँ पर शब्द हैं, जहाँ भी इनका अगर वाक्य में प्रयोग आप देखिए तो आप जान जाइए कि ये क्रिया विशेषण के शब्द हैं, और इन शब्दों के साथ हमें पता चलता है कि क्रिया किस जगह पर हो रही है, यानी कि ये शब्द जिस क्रिया के साथ लगे हैं तो उनसे हमें ये पता चलता है कि क्रिया कहाँ पर घटित हो रही है। और इसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं कि कहाँ लगा करके प्रश्न करते हैं कि कहाँ पर हो रहा है। तो सही सही हमें जब उत्तर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि वो जो शब्द है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का है और वाक्य जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि इन वाक्यों में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। वहां मत बैठिए। मनदीप इस ओर चला आ रहा है। रीना बाहर खेल रही है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ हुई, यानी कि ये क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्रिया विशेषण के ये वाक्य हो गए, यानी कि उदाहरण को ये जितने शब्द दिए हुए हैं इनको प्रयोग करके वाक्य में दिखाया गया है। अब हम एक एक वाक्य के साथ कहाँ लगा करके प्रश्न करेंगे। तो पहला वाक्य है, बच्चा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। तो प्रश्न हम करेंगे कहाँ चढ़ गया, उत्तर आएगा ऊपर चढ़ गया। वहां मत बैठिए, कहाँ मत बैठिए, वहां। इस ओर चला आ रहा है। मनदीप किस ओर या कहाँ चला आ रहा है, इस ओर। रीना बाहर खेल रही है। यहाँ भी रीना कहाँ खेल रही है, बाहर खेल रही है। तो इन सारे वाक्यों से पता चलता है कि क्रिया जो है वह किस स्थान पर या किस जगह घटित हो रही है। तो
उन्हीं शब्दों को हम क्रिया विशेषण के शब्द कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्रिया विशेषण में दो हमारा हो गया, कालवाचक और स्थानवाचक। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हम पहले इन परिभाषा को पढ़ते हैं। जो शब्द क्रिया की मात्रा यानी परिमाण बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि वैसे शब्द जो मात्रा के बारे में बता रहे हैं उसी को हम बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इनके शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे कुछ, अधिक, थोड़ा, ज़्यादा, काफ़ी, कम, इतना, उतना, केवल, जितना आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना और कितनी हम लगा के प्रश्न करते हैं। कितना या कितनी लगा करके जब हम प्रश्न करेंगे तो उस प्रश्न का सही सही उत्तर उस वाक्य से हमको मिल जाएगा, तो हम जान लेंगे कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाला वाक्य है या फिर वैसा वाला शब्द है। अब देखिए, अब हम उदाहरण में देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला वाक्य है, संदीप ने खूब पानी पिया। तो यहाँ हम पूछेंगे कितना पानी पिया, उत्तर आएगा खूब पानी पिया। अगला है, इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है। अब यहाँ पर अधिक यानी कि इसका जो हम देखेंगे गर्मी शब्द का प्रयोग यहाँ स्त्रीलिंग के रूप में किया गया है, तो हम कितनी लगा करके प्रश्न करेंगे। गर्मी कितनी पड़ रही है, अधिक पड़ रही है या बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इसकी मात्रा का, कि बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कम पड़ रही है कि बिल्कुल नहीं पड़ रही है। अगला वाक्य है, मैंने आज कम भोजन किया। तुमने आज कितना भोजन किया, कम भोजन किया। उसके बाद है, टीना बहुत हंस रही है। टीना कितना हंस रही है, बहुत हंस रही है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कितनी हुई, यानी ये क्रिया के परिमाण यानी माप तौल की जानकारी दे रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा एक बार और हम देखेंगे। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, अभी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से इसके बारे में भी पता चल गया होगा और आप वाक्य में आसानी से इन सारे इसके भेद को यानी क्रिया विशेषण को आसानी पूर्वक पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। या फिर आपको यदि ये शब्द दिया गया हो तो इसका प्रयोग भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा नंबर है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए भी हम पहले इसकी परिभाषा को जान लेंगे। जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा एक नया शब्द है आपके लिए, रीति, कि वैसे शब्द जो क्रिया के होने की रीति के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। कैसे लगा करके यानी कि किस प्रकार से क्रिया, रीति मतलब किस प्रकार से, वो काम किस प्रकार से हो रहा है। पहला हम लोग देखें, सबसे पहले वाले में हम लोगों ने देखा कि कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कैसे हो रहा है। तो कैसे लगा करके प्रश्न करने से जब सही सही उत्तर मिल जाएगा तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब इसके उदाहरण में आते हैं। फूलदान जोर से गिरा। अब यहाँ पर हम यहाँ कैसे लगा के प्रश्न अगर करते हैं कि फूलदान कैसे गिरा, जोर से गिरा। दादी धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। अब यहाँ हम प्रश्न लगाएंगे कि दादी कमरे की ओर कैसे बढ़ी या किस प्रकार से बढ़ी, तो उत्तर निकलेगा धीरे धीरे। अगला है, चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कैसे हो गए, हंसते हंसते, यानी कि लोटपोट हो गए, काफ़ी उन्होंने इस चुटकुले को सुनकर काफ़ी उनको हंसी आई। तो इस तरह से कैसे लगा करके अगर प्रश्न करने पर सही उत्तर जहाँ मिल जाता है उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है, नकुल झूमता हुआ गाने लगा। वह कैसे गाने लगा, झूमता हुआ। तो उपरोक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध करा रहे हैं, यानी कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, कैसे हो रही है, अर्थात यह जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से बच्चों अभी हम लोगों ने क्रिया विशेषण के 4 भेदों के बारे में पढ़ा। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इन सभी क्रिया विशेषण को पढ़ने के बाद हम इसको आसानी से किसी वाक्य में
पहचान सकते हैं। अगर हमारे पास ये शब्द आए तो इनको हम देखकर जान सकते हैं और ये भी पता चल सकता है कि हम किस प्रकार से उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे इसके शब्द हैं मुस्कुराकर, हौले से, धीरे धीरे, तेजी से, शीघ्रतापूर्वक, ध्यानपूर्वक, निश्चयपूर्वक, सहसा, अचानक, धड़ाधड़, धड़ाम से, फटाफट। तो जितने ये शब्द हैं ना, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। और एक यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो शब्द दो बार आया है, यानी कि जिन शब्दों को दो बार प्रयोग किया गया है एक ही अर्थ में, उसको भी हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि दो बार प्रयोग किया हुआ शब्द प्रायः रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने देखा क्रिया विशेषण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, कैसे वाक्य में उसका प्रयोग किया जाता है और उसके भेद कितने हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्रिया विशेषण के बारे में हमें जानकारी मिली। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है विशेष, यानी कि इस पाठ में हम लोगों ने जितना कुछ सीखा उसकी विशेषता या उसमें मुख्य बिंदु क्या क्या है। पहला है क्रिया विशेषण अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, शब्द होते हैं, इसीलिए वचन, लिंग, कारक आदि का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। यानी कि शुरू में ही मैंने कहा था आप लोगों से कि क्रिया विशेषण में वचन, लिंग, कारक जितने भी अब ऊपर में हम लोगों ने जितने भी शब्दों को पढ़ा, अगर उसमें वाक्य में लिंग वचन का परिवर्तन भी हो जाए तो भी शब्द उसी प्रकार से प्रयोग किए जाएंगे, इसीलिए इसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे नागेश शीघ्रता से उठा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नागेश एक लड़का है और इसके बारे में उठा हम लोगों ने क्रिया का प्रयोग किया, यानी कि यह नागेश के आधार पर क्रिया यहाँ उठा होगा। लेकिन अगर हम नागेश की जगह किसी लड़की का यहाँ पर नाम अगर हम देते हैं, भामिनी शीघ्रता से उठी, तो यहाँ देखिए भामिनी के आधार पर क्रिया उठा का क्रिया में परिवर्तन आया, उठी हो गया, यानी कि लिंग के अनुसार क्रिया में यहाँ परिवर्तन हो गया। लेकिन ये जो शब्द है शीघ्रता से, यह उसी प्रकार ज्यों का त्यों है, यानी कि जो यहाँ पर नागेश के साथ प्रयोग हुआ है उसी प्रकार से भामिनी के साथ भी इस प्रकार का इन शब्दों का प्रयोग हुआ, तो इसीलिए इसको हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। जैसे दूसरा है थोड़ा, कम, ज्यादा, अल्प, परिमाणवाचक आदि शब्द जब संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगते हैं तब ये विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए दूसरा जो मुख्य बिंदु है, ध्यान देने योग्य बातें कि अभी हम लोगों ने इन सारे शब्दों को क्रिया विशेषण के अंतर्गत पढ़ा था, लेकिन जब ये इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले होगा तब वहां पर ये क्रिया विशेषण न कहला के विशेषण कहलाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसका अगला मुख्य बिंदु है परिमाणवाचक शब्दों का प्रयोग जब क्रिया से पहले किया जाता है तब ये क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब उन्हीं शब्दों का प्रयोग अगर हम संज्ञा या सर्वनाम से पहले करते हैं तो वे शब्द क्रिया विशेषण न होकर के वे यहाँ पर विशेषण कहलाएंगे। लेकिन जब ये इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम किसी क्रिया से पहले करते हैं तब जाकर के ये शब्द क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण दिया हुआ है, दोनों में बहुत ही कम अंतर है, लेकिन आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि संज्ञा सर्वनाम से पहले यदि आप इन शब्दों को देखते हैं या प्रयोग करते हैं तो उनको विशेषण के रूप में हम लिखेंगे, पढ़ेंगे या समझेंगे कि वे शब्द विशेषण के हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग क्रिया से पहले करते हैं तो वहां पर वो क्रिया विशेषण कहलाने लगता है। जैसे अब उदाहरण देखिए, पहला है प्रवीण ने थोड़ा खाना खाया। ये पूरा वाक्य देखिए, प्रवीण ने थोड़ा खाना खाया। तो खाना जो शब्द है क्या है, यहाँ पर खाने की वस्तु है, यानी कि संज्ञा है। नाम से ये जाना जाता है, कोई भी चीज आप क्या खा रहे हो तो आप बता सकते हो रोटी, चावल, दाल, तो इस तरह से नाम हो गया। तो ये खाना जो यहाँ पर है संज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया गया है। प्रवीण ने थोड़ा खाना खाया, तो यहाँ संज्ञा से पहले इसका प्रयोग किया गया है, यानी कि संज्ञा से पहले जब इसका प्रयोग होता है यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा है कि प्रवीण ने थोड़ा खाया। अब दूसरा वाक्य है कि प्रवीण ने थोड़ा खाया, तो यहाँ पर संज्ञा से पहले है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, न कि क्रिया विशेषण। ध्यान दीजिए, खाना शब्द है संज्ञा, इसीलिए खाना शब्द से पहले थोड़ा यानी कि परिमाणवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु संज्ञा से पहले हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये जो थोड़ा शब्द है ये क्रिया विशेषण ना होकर के परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। लेकिन दूसरे वाक्य में खाना शब्द को हटा करके इसका
प्रयोग इस प्रकार से किया गया है कि प्रवीण ने थोड़ा खाया। खाया क्रिया है, यानी कि ठीक क्रिया से पहले इसका प्रयोग, यही शब्द का प्रयोग हुआ है, थोड़ा परिमाणवाचक का। तो यहाँ पर क्रिया से पहले हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द। यानी कि इन दोनों के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। संज्ञा सर्वनाम से पहले विशेषण होगा, क्रिया से पहले आने पर वही शब्द क्रिया विशेषण के रूप में जाना जाएगा, और क्रिया विशेषण के आधार पर हम उसको जानेंगे, समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो मुझे लग रहा है बच्चों कि आप लोगों ने अच्छी तरह से विशेषण, क्रिया विशेषण के बारे में जाना। थोड़ा बहुत इसमें विशेषण और संज्ञा सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है कि किस प्रकार से इनको हम विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं और अलग करके देखते हैं, तो इनका थोड़ा सा ग्रामर में भी, व्याकरण में भी परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए अब इस पाठ को आप लोग एक बार, दो बार फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप लोगों ने जो कुछ सुना उसे आप ठीक तरह से समझ चुके हैं। धन्यवाद।